अभी हमने स्किन का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े। अब हम बात करने जा रहे हैं स्किन की लेयर्स की। स्किन की हमने पढ़ा 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अब वन बाय वन हम इन तीनों लेयर्स को देखेंगे। फर्स्ट हम बात करें अबाउट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन की 3 लेयर्स हैं। ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकेंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर हो गई। फर्स्ट लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लेग ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। एपिडर्मिस में ना ही कोई ब्लड सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं आती और ना ही यहाँ पर नर्व्स आते हैं, यहाँ पर कोई नर्व सप्लाई भी नहीं है। अब ब्लड सप्लाई एपिडर्मिस में क्यों नहीं आती? इसका भी रोल है इम्यूनिटी से रिलेटेड। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एपिडर्मिस है, अभी यहाँ पर ब्लड वेसल नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ब्लड वेसल होती तो क्या होता? थोड़ी सी भी स्किन डैमेज हुई, फ़ौरन यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती। थोड़ा सा भी स्किन में कोई एब्रेजन आती, स्किन फ़ौरन से डैमेज होती और यहाँ फ़ौरन से ब्लीडिंग शुरू हो जाती, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल, जो ब्लड है, वो एक्सपोज हो जाता है इन्वायरमेंट से और यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चांस मिल जाता है कि वो यहाँ से ब्लड में आ जाए। ब्लड वेसल का ना होना ये भी एक तरह से हेल्प करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में, इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अच्छा, अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है और ना ही नर्व सप्लाई है, तो ब्लड हमें पता है ऑक्सीजन लेकर आ रहा होता है, न्यूट्रिशन लेकर आ रहा होता है और वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ब्लड हमें चाहिए, ब्लड बॉडी के हर सेल को चाहिए। तो फिर एपिडर्मिस के सेल्स में ऑक्सीजन कैसे आती है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है और वेस्ट कैसे रिमूव होता है? एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर है डर्मिस, वहाँ पर ब्लड सप्लाई आ रही होती है, तो वहाँ से ये चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाती हैं एपिडर्मिस में। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स विथ कैरेटिन। एपिडर्मिस किससे बना हुआ है? ये पूरा फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस है, इसको हम जूम करके देख रहे हैं। एपिडर्मिस सेल पे कंसिस्ट है, इसमें सेल्स हैं। सेल्स कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड हैं, इनके दरमियान स्पेस नहीं है, ठीक है, क्लोजली पैक्ड है। ये भी एक तरह से रोक रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को। क्लोजली पैक्ड सेल्स हैं विथ कैरेटिन। इसके ऊपर जो सेल्स है ना, इसके ऊपर कैरेटिन की लेयर होती है। ये क्या? ये कैरेटिन प्रोटीन है, स्किन के ऊपर कैरेटिन की लेयर होती है, ठीक है। इसका रोल क्या है अभी हम आगे देखते हैं। एक और पॉइंट समझो कि यहाँ पर जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की हम बात करें, एपिडर्मिस की मज़ीद 5 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस की मज़ीद 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें से जो नंबर 1 है, मतलब कि जो सबसे टॉप पर होती है, ये कंसिस्ट होती है डेड सेल्स पे। ये किस पे कंसिस्ट है? डेड सेल्स पे। पूरा एपिडर्मिस डेड सेल पे कंसिस्ट नहीं होता, सिर्फ जो एपिडर्मिस की 5 लेयर में से टॉप लेयर है, फर्स्ट लेयर है, वो कंसिस्ट होती है डेड सेल्स पे, ठीक है। ये समझ आ गया। अब हम देख रहे हैं कि एपिडर्मिस कैसे इम्यूनिटी में हेल्प करती है, कैसे बैरियर फॉर्म करती है। फर्स्ट इसमें मौजूद है कैरेटिन। कैरेटिन एक टफ स्ट्रक्चर है। कैरेटिन की लेयर होने की वजह से हमारे स्किन एक टफ स्ट्रक्चर बन गई है। उसके अलावा कैरेटिन की जो लेयर है, ये बैक्टीरियल एंजाइम से रेसिस्टेंट है, मतलब कि बैक्टीरियल एंजाइम इस कैरेटिन की लेयर को ब्रेक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो स्किन के ज़रिए एंटर नहीं हो सकते। अगर ये कैरेटिन ना हो तो ईज़िली क्या होगा? बैक्टीरिया यहाँ से एंटर हो जाएगा, लेकिन कैरेटिन है और इस कैरेटिन को बैक्टीरियल एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इस वजह से बैक्टीरिया बॉडी में एंटर नहीं होते। तो कैरेटिन का ये रोल है। नेक्स्ट है फैटी एसिड्स। स्किन में क्या है हमें पता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड होने की वजह से स्किन एक ड्राई स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि फैटी एसिड क्या है? फैट है, फैट वाटर को रिपेल करता है। वाटर नहीं होगा तो वो जगह कैसी हो जाएगी? ड्राई। तो स्किन में क्योंकि फैटी एसिड्स हैं, वो वाटर को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से स्किन सरफेस कैसा होता है? ड्राई होता है। उसके बाद ड्राई है नंबर 1, नंबर 2 सॉल्टी है, नंबर 3 एसिडिक है। फैटी एसिड है ना, तो इन्वायरमेंट कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, ये इन्वायरमेंट बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता।
एसिडिक एनवायरनमेंट है, बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देगा, सॉल्टी है, ड्राई है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। इस कंडीशन पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। तो नंबर 1, ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है फैटी एसिड होने की वजह से, ये भी बैक्टीरियल एंट्री को रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। दूसरी बात, ये जो फैटी एसिड्स हैं ये बैक्टीरियल एंजाइम से रेसिस्टेंट हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, तो इस वजह से भी बैक्टीरिया एंटर नहीं हो रहा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्किन में होता है, क्या है? शेडिंग। हमने अभी पढ़ा कि स्किन की जो टॉप लेयर है, एपिडर्मिस की जो टॉप लेयर है, वो डेड सेल पे कंसिस्ट है। ठीक है, डेड सेल पे कंसिस्ट है, तो ये लेयर शेड होती रहती है। इसके जो सेल्स हैं ये शेड होते रहते हैं, यहाँ से निकलते रहते हैं, और फिर क्या होता है, जो इसके नीचे लेयर है वो इसको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। देखो, ये फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस की, ये इसके सेल्स हैं, ये सेल्स शेड ऑफ हो रहे हैं, ये सेल्स यहाँ पर शेड ऑफ हो गए। तो अब क्या हुआ, इसके नीचे जो ये लेयर थी ये शेड ऑफ हो गया, इसके नीचे जो लेयर थी अब वो टॉप लेयर बन गई, अब उसके सेल्स डेड हो गए, अब वो फर्स्ट लेयर बन गई। तो होता है कि एपिडर्मिस की जो टॉप लेयर है वो शेड ऑफ होती रहती है, और उसको उसके नीचे जो लेयर है फिर वो उसको रिप्लेस कर देती है। इस तरह से फिर वो दोबारा शेड होगी, उसकी जो ब्लो लेयर है वो उसको रिप्लेस कर देगी। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। हमारे बॉडी के जो स्किन के सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली शेड ऑफ होते रहते हैं, और ये भी प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को, कि अगर इसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ भी गया तो क्योंकि ये डेड है और ये शेड ऑफ हो जाएगी, तो जब ये सेल्स शेड ऑफ होंगे तो उसके साथ ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो गए ये भी शेड ऑफ हो जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से भी स्किन प्रिवेंट करती, जो एपिडर्मिस है वो प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को। एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने पढ़ा है WBCs के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप है मैक्रोफेजेस। ये मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट ऑर्गन में रहते हैं, और हर ऑर्गन में इनका नाम अलग होता है। जैसे कि मैक्रोफेज अगर स्किन में है, इससे हम कहते हैं लैंगरहैंस सेल। लैंगरहैंस सेल्स क्या हैं? ये मैक्रोफेजेस हैं जो कि स्किन में रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैक्रोफेजेस लिवर में रहते हैं, एल्वुला में भी है, और ब्रेन में होता है। तमाम ऑर्गन्स में इनका अलग नाम है, आगे हमने ये पढ़ना है। अभी स्किन का सिर्फ याद रखो कि स्किन में जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसे हम कहते हैं लैंगरहैंस सेल। तो स्किन में जो मैक्रोफेजेस हैं ये भी क्या करते हैं, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गया, स्किन में आ गया, तो ये मैक्रोफेजेस वहाँ पर मौजूद हैं। ये मैक्रोफेजेस फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। इस तरह से भी स्किन एज अ बैरियर एक्ट करता है। नाउ एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर है स्किन की, डर्मिस। डर्मिस कहाँ मौजूद होगी? एपिडर्मिस के नीचे, बिटवीन एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बिटवीन मौजूद होगी। ये कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम इसके टिश्यू टाइप देखें तो क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। जबकि एपिडर्मिस था एपिथेलियल टिश्यू, उसमें सेल्स थे, एपिथेलियल सेल्स थे। ठीक है, जबकि ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। हैज़ ब्लड वेसल एंड नर्व। डर्मिस में क्या है, ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व भी हैं, तो ये डर्मिस को भी सप्लाई करती है। इसके अलावा एपिडर्मिस को भी यही सप्लाई करती है। यहीं से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन डिफ्यूज़ होता है और वेस्ट मटेरियल एपिडर्मिस से डिफ्यूज़ होता है ब्लड में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है, हेयर फॉलिकल्स हैं। जो हमारे स्किन पे हेयर्स मौजूद होते हैं, इन हेयर के जो फॉलिकल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो भी डीप डर्मिस में होते हैं, एपिडर्मिस में नहीं होते। ठीक है, कहाँ पर होंगे, डर्मिस में। हेयर फॉलिकल से हेयर ग्रो करता है, ये एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करता हुआ बाहर आता है इस तरह से। तो हेयर के फॉलिकल्स भी डर्मिस में हैं। इसके अलावा हमें डर्मिस में कुछ ग्लैंड्स मिलते हैं। नंबर 1 है स्वेट ग्लैंड, नंबर 2 है सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, स्वेट प्रोडक्शन करवाएगा, जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन में इसका रोल है, और इसका रोल इम्यूनिटी में भी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें स्वेट ग्लैंड हो गया नंबर 1। नंबर 2 इसमें सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड क्या करता है कि ऑयल की सिक्रीशन करता है। स्किन में ऑयल प्रोडक्शन होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है ऑयल, सेबेशियस ग्लैंड से, जो कि मौजूद है डर्मिस में। ठीक है, इसी को हम सीबम भी कहते हैं। और ये सेबेशियस ग्लैंड
हेयर फॉलिकल्स के साथ मौजूद होता है। ठीक है, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हेयर फॉलिकल है और ये सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करता है और ये ऑयल स्किन के साथ जो हेयर है उसको भी लुब्रिकेट करता है। और यहाँ पर ये स्वेट ग्लैंड है, ये ब्लड वेसल आ रही है और ये नर्व्स है। नेक्स्ट है रोल के डर्मिस किस तरह से इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है। फर्स्ट है ऑयल। ठीक है, स्किन में क्या सिक्रीट हो रहा है, ऑयल सिक्रीट हो रहा है। ये ऑयल स्किन पर एक तरह का बैरियर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक लेयर फॉर्म कर रहा है जो कि एक्ट कर रही है एज केमिकल बैरियर, क्योंकि इसमें कुछ एसिड्स मौजूद हैं। ये लेयर, ये एसिड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पास होने नहीं देते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑयल का रोल हो गया। सीबम का नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वेट में कुछ पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये पॉलीपेप्टाइड्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्किन को पेनिट्रेट नहीं करता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? थर्ड लेयर है स्किन की, कहाँ मौजूद होगी? बिलो डर्मिस। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ एडिपोज टिश्यू। हाइपोडर्मिस कंसिस्ट होता है एडिपोज टिश्यू पे। एडिपोज टिश्यू मींस फैटी टिश्यू, फैट पर। ठीक है, उसके बाद है कनेक्ट स्किन विथ मसल्स एंड बोन्स। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये स्किन को कनेक्ट करता है मसल से और बोन से। ठीक है, मसल है और इसके ऊपर स्किन है, तो स्किन की थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस स्किन को कनेक्ट करती है विद मसल्स और विद बोन्स, जो भी स्ट्रक्चर स्किन के नीचे मौजूद होगा। ठीक है, इसके अलावा सर्विस इंसुलेटिंग लेयर। ये इंसुलेटिंग लेयर है, ये बॉडी में हीट को प्रिजर्व करता है। हाइपोडर्मिस होने की वजह से ईज़िली बॉडी से टेम्परेचर लॉस नहीं होता, हीट लॉस नहीं होता। नाउ स्किन हमने पढ़ लिया, अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिएटेड एपिथेलियम, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, किस तरह से बैरियर क्रिएट करते हैं और किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। हम इनको हेडिंग वाइज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाएगा, एपिथेलियम आ जाएगा, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस और गैस्ट्रिक जूस आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर इसमें हम इन हेडिंग्स को कवर कर लेंगे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पर। माउथ से एनस तक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लाइन होता है बाय म्यूकोसा। इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है इसे हम कहते हैं म्यूकोसा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि इस लाइनिंग में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसकी ये लाइनिंग है, सेल्स हैं। इन सेल्स में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या है? एक थिक स्टिकी सिक्रीशन है। ठीक है, तो इसीलिए इस लेयर को हम कहते हैं म्यूकोसा या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इससे लाइंड है। ठीक है, फ्रॉम माउथ टू एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम नोज टू लंग्स, इसके अलावा हमारा पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट ये भी लाइन है किससे? म्यूकस मेम्ब्रेन से। यहाँ पर भी म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस सिक्रीशन हो रही है। ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन हो रही है। अब ये म्यूकस किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकता है? सबसे पहले तो ये एक लेयर क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये इंटरनल लाइनिंग हो गई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। इस लाइनिंग पर ये इस तरह से एक लेयर क्रिएट हो गई, एक बैरियर क्रिएट हो गया, फिजिकल बैरियर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, और ये पॉलीपेप्टाइड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, उसको किल करता है एक तरह से। तो इस तरह से म्यूकस हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकने में। म्यूकस समझ आ गया। इसके बाद है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या सिक्रीट हो रहा है?
गैस्ट्रिक जूस, जिसमें मौजूद होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसको किल करता है। ठीक है, एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये HCl भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक में नंबर 1 म्यूकस है जो कि एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है, नंबर 2 गैस्ट्रिक जूस है जो कि किल कर रहा है, नंबर 3 हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कुछ एग्रीगेशंस हैं लिम्फॉइड टिश्यू की। क्या है? एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू, एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू का मतलब क्या है कि कुछ जगहों पर मैक्रोफेजेस, बहुत से मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स कलेक्ट हो गए, उससे हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। और इस तरह से टिश्यू बनता है, उसे हम कहते हैं लिम्फॉइड टिश्यू। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में कई जगहों पर हमें एग्रीगेशन मिलती है मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स की, जैसे कि हमारे ओरल कैविटी में होते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स भी क्या है? एक तरह के लिम्फॉइड टिश्यू हैं। ठीक है, यहाँ पर मैक्रोफेजेस होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो हमारे माउथ में अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो टॉन्सिल्स उसको किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा टॉन्सिल हो गया, इसके बाद है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी एग्जाम्पल है लिम्फॉइड टिश्यू की, यहाँ पर भी मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमें एग्रीगेशन मिलती है मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट की, इससे हम कहते हैं पियर्स पैचेस। इसकी स्लाइड बुक में बनी हुई है। ठीक है, पियर्स पैचेस, ये भी क्या एग्रीगेशन है मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट के। इन एग्रीगेशन के अलावा भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में बहुत से WBCs मौजूद होते हैं। तो ये तमाम लिम्फॉइड टिश्यू के एग्रीगेशन ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो वो उसे किल करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक एक्ट कर रहा है एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब डाइजेस्टिव ट्रैक के बाद हमारा जो एयर पैसेज वे है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। तो एयर हमारे इन्वायरमेंट से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से फिर इन्वायरमेंट में जा रही है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कंटिन्यूसली एक्सपोज्ड है हमारे इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट में हमें पता है कि बहुत से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो अब किस तरह से एयर पैसेज वे इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई हार्मफुल पार्टिकल एंटर ना हो। इसमें होता क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है नोज़ से। सबसे पहले जो एयर है कहाँ जाती है? नोज़ में जाती है। नोज़ में स्मॉल हेयर्स मौजूद हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल है या फिर डर्ट, इन तमाम चीज़ों को ये इंट्रैप कर लेता है। ये तमाम चीज़ें इस हेयर में स्टक हो जाती हैं। ठीक है, और आगे नहीं जाती, और इनके साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जो भी हार्मफुल चीज़ें आ रही हैं, वो इन हेयर्स में ट्रैप हो जाती है और आगे जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया, ब्रोंकस और लंग्स, वहाँ तक नहीं जाती। तो नंबर 1, नोज़ में मौजूद हेयर्स ये रोल प्ले कर रहा है इम्यूनिटी में। इसके अलावा जो आगे पैसेज है ट्रैकिया और ब्रोंकस, इनमें क्या है? इनमें है सीलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ की जो लाइनिंग है ना, जो सेल्स हैं वो कैसे हैं? ये सेल है, ठीक है, ये सेल्स हैं, सीलिएटेड है। इसमें इस तरह से स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं, इसे हम कहते हैं सीलिया, सीलिएटेड एपिथेलियम। नंबर 2, यहाँ पर ग्लैंड है एक, इसे हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। यहाँ पर क्या है? म्यूकस ग्लैंड है। ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस एक थिक स्टिकी फ्लूइड है। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीक्रेट होता रहता है। ठीक है, और इस तरह से एक लेयर बन जाती है म्यूकस की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल
नोज से हमारे ट्रैकिया में आ भी गया तो ट्रैकिया में क्योंकि नंबर 1 सिलिएटेड एपिथेलियम है और नंबर 2 यहाँ पर म्यूकस सिक्रीशन हो रही है, तो वो फॉरेन पार्टिकल, वो हार्मफुल सब्सटेंस इस म्यूकस में स्टिक हो जाएगा और ये म्यूकस यहाँ से एक्सक्रीट भी होता रहता है, यहाँ से रिमूव होता रहता है। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो सीलिएटेड है, इनमें सीलिया है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है इस तरह से। सीलिया की मूवमेंट की वजह से जो म्यूकस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में पुश होता है और फिर हमारे माउथ के ज़रिए या तो हम इसे स्पिट आउट कर देते हैं या फिर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है और वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है। सबसे पहले नोज़ में हेयर्स मौजूद है, नंबर 2 ट्रैकिया और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पर सिलिएटेड एपिथेलियम है और म्यूकस सिक्रीशन है। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस।